नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, IAS RAS विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं 5 मई 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर। मतलब राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें आपको 70 से 80% करंट अफेयर जो मिलेगा वो हमारे नोट्स से मिलेगा। और उससे ज़्यादा की आप उम्मीद भी मत करना, उससे ज़्यादा झूठ बोलते हैं लोग, क्योंकि आयोग का अपना पैरामीटर रहता है जिसमें ये व्यवस्थाएं फिट नहीं हो पाती हैं। कोई कितना भी पढ़ा ले, आयोग 2 कदम आगे ही होता है हमेशा। तो दोस्तों, आज के न्यूज़ आर्टिकल पर डिस्कशन करने से पहले वही एक पुरानी बात कि आप PDF ले लीजिए जाकर। जब आप PDF लेंगे तो आपको एक चैनल पर जाना पड़ेगा। उस चैनल का नाम है दोस्तों, वो टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है IAS RAS विद आरजे। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके इसको ज्वाइन करें और डेली की ब्रांड न्यू PDF हैंड रिटन आपके पास पहुंच जाया करेगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका समय बहुत कीमती है। आपके समय को ध्यान में रखते हुए बिना इधर उधर की बातें की है अपन आते हैं सीधे आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। ठीक है, आज के न्यूज आर्टिकल दोस्तों है तो छोटे छोटे से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आज का जो पहला न्यूज आर्टिकल है वो है ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल के बारे में। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, तो दोस्तों इस फेस्टिवल के बारे में जानने से पहले हम ऑर्गेनिक फूड के बारे में जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक फूड क्या भला है, क्या चीज़ है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक। क्या होता है दोस्तों? जैविक। जैविक का मतलब होता है दोस्तों जिसका जीव जंतुओं पर आधारित होकर प्रोडक्शन किया गया है। जीव जंतुओं का मतलब होता है, जीव का मतलब वो सारे जीव जो प्रकृति के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो पादप हों, चाहे वो रेंगने वाले जीव हों, चाहे किसी तरह के जीव हों, किसी तरह के कुछ भी हो। जीव का मतलब ये, जंतु, जंतु का मतलब तो आप जानते ही हैं। ठीक है, जैविक का मतलब वो चीज़ सारी होती हैं जो सजीव होती हैं, जिनके अंदर जीव होता है। ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है? जीवन होता है, जिससे जो सारी चीज़ें सजीव होती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या होता है कि राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर जहाँ पर भी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो केमिकल होते हैं CHEMICALs केमिकल्स, तो उनका क्या है, लगातार प्रयोग बढ़ता जा रहा है। उनका प्रयोग बढ़ने से क्या है, आप देख रहे होंगे आपके आसपास जो लोग कभी तंबाकू का सेवन भी नहीं करते उनको कैंसर हो रहा है, लोगों के अंदर तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। तो ये क्या है, ये सारी केमिकल्स का ही असर है। तो इन केमिकल्स से छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया है कि जैविक रूप से, जैविक रूप का मतलब जैसे आज से 100-200 साल पहले खेती होती थी, खाद किस तरह से होगा, खाद जो होगा आपका वो किस तरह का होगा, गोबर खाद होगा, केचुए के द्वारा निर्मित खाद होगा, इस तरह की खाद का इस्तेमाल किया जाएगा। कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो कीटनाशक के रूप में गोमूत्र का प्रयोग किया जाएगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यदि अपन लोग फिर से ऑर्गेनिक की तरफ चले गए तो गाय का जो महत्व है ना, वो सच में माता का हो जाएगा। वो आपको दूध भी देगी, आपको गाय रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि गोमूत्र जो होता है आपके जो मृदा है उसके अंदर जब रासायनिकृत चीज़ें बढ़ जाती हैं तो उसमें गोमूत्र मिलाने से क्या होता है, रसायन का प्रकोप है, प्रभाव कम हो जाता है। गोमूत्र का छिड़काव करने से, गोबर का पतला छिड़काव करने से क्या होता है, जो आपके फसलों के जो पौधे हैं वो स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, तो कीटनाशकों की जगह किसका इस्तेमाल किया जाएगा, गोमूत्र इत्यादि का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों का इस्तेमाल करके जो उत्पादन होता है, जो खेती होती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें उत्पादन, और फ्रूट है वो अगर खेती बाड़ी हो रही है तो ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी, ऑर्गेनिक फसल हो जाएगी, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हो जाएंगी। ये सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, ये पशुओं के लिए भी, क्योंकि पशुओं का चारा भी कहाँ से आता है, खेती बाड़ी से आता है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो हम जो जैव विविधता का ह्रास देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है ही ये रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल और रासायनिक कीटनाशक जो होते हैं उनका छिड़काव। आज आप देखोगे तो पंजाब से राजस्थान के बीकानेर तक एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है, क्योंकि पंजाब से ज़्यादातर कैंसर पेशेंट कहाँ आते हैं, बीकानेर में इलाज करवाने के लिए राजस्थान के। ठीक है, तो उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया, मतलब पूरी की पूरी ट्रेन कैंसर मरीजों से भरी रहती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपन को ऑर्गेनिक की तरफ जाना ही पड़ेगा, जीव की तरफ जाना ही पड़ेगा, प्रकृति की तरफ जाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल के बारे में कि ये फेस्टिवल क्या है, कहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो ऑर्गेनिक फूड क्या होते हैं उसके बारे में आपको क्लियरिटी आ गई होगी थोड़ी बहुत।
तो दोस्तों इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जवाहर कला केंद्र के अंदर। कहाँ पर किया जा रहा है? जवाहर कला केंद्र के अंदर। इसके अंदर क्या है? एक शिल्प ग्राम है। शिल्प ग्राम जवाहर कला केंद्र के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग डिपार्टमेंटों में बटा हुआ है। एक शिल्प ग्राम भी है और इस शिल्प ग्राम में क्या है, जो राजस्थान के अलग अलग तरह के जितने भी अलग विविधताएं हो सकती हैं, धरोहर हो सकती हैं, उन सब के स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ किया जा रहा है फूड फेस्टिवल का आयोजन? जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में। आयोजक कौन है? सहकारिता विभाग। ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, ये, और किसने किसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया, ये संस्था। ये दोनों ही आपको मिल सकती हैं आपके वनडे एग्जाम्स के अंदर, कहीं पे भी मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आयोजित करवाने का उद्देश्य और महत्व क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों ऑर्गेनिक उत्पादों की प्रदर्शनी करना, उनकी बिक्री करना। देखो भैया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कितना भी अच्छा माल बेच लो, जब तक उसकी प्रदर्शनी नहीं होगी, प्रचार नहीं होगा, एक तो उसकी प्रदर्शनी और उसका प्रचार जब तक नहीं होगा, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, तब तक आप कितना भी अच्छा उत्पाद ले आओ, मार्केट के अंदर आप बेच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर? प्रदर्शनी की जा रही है और बिक्री भी की जा रही है। भाई लेके जाओ, टेस्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, फूड फेस्टिवल में जैविक खाद्य पदार्थ, जैविक मसाले, जैविक गुलाब, जैविक आंवला के उत्पाद, मतलब गुलाब जल वगैरह अपन जो देखते हैं गुलाब के, उनका नाम ही बस गुलाब जल है भैया, उसमें केमिकल भरे पड़े हैं, उनका यूज मत किया करो। उससे तो एलोवेरा का एक कैक्टस, एलोवेरा का एक पौधा है, उसको अपने उसमें लगा लो गमले में, वहां से काट के उसका काम कर लो। ठीक है, जैविक सब्जियां ऑर्गेनिक जो होती हैं, शहद, जैविक शहद। अब आप बोलोगे सर जैविक शहद क्या होता है? शहद तो शहद होता है, मधुमक्खियां बनाती हैं। नहीं मेरे भैया, शहद बनाने का तरीका बदल गया है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या तरीका हो गया? नकली शहद आ रहे हैं। पहले बनाई जाती है चीनी की चाशनी, उसके अंदर मिलाया जाता है आपके चाय की पत्ती रंग के लिए, और आपके कुछ केमिकल जिनसे वो क्या है, चाशनी है, वो चाशनी की तरह बिहेव ना करके जमे नहीं, उसके ऊपर पपड़ी ना आए, इस तरह की चीज़ ना हो, तो कुछ क्या डाल दिए जाते हैं ऊपर से, सोने पर सुहागा कर दिया जाता है, उसको रसायन मिला दिए जाते हैं और आपको शहद के भाव में बेचे जाते हैं। तो ऑर्गेनिक शहद का मतलब क्या है? जो मधुमक्खी ने पैदा किया है और आपने डायरेक्ट पेड़ से प्राप्त किया उसको। ठीक है, श्री अन्न मतलब मोटा अनाज, इसके उत्पाद, डेयरी उत्पाद, इसके महत्व के बारे में बताया जाएगा कि भैया इनका महत्व है क्या अगर आप ऑर्गेनिक रूप से यूज करोगे तो। जो चीज़ हम याद करते, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम जैविक की तरफ चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद के पास पहुंच जाएंगे, फिर हमें लगने लगेगा भैया एलोपैथी तो नुकसान ही नुकसान करती है। हालांकि तुरंत जो इलाज होता है वो एलोपैथी में ही संभव है, वो दूसरी किसी भी विधा के अंदर संभव नहीं है। लेकिन आयुर्वेद कहीं हद तक बहुत अच्छी चीज़ है। आयुर्वेद आपको बीमारियों से बचाता है। डेली यूज में आप, जैसे आप खाने के अंदर जीरा खाते हो, प्याज खाते हो, लहसुन खाते हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपके वही हैं जो आयुर्वेद है उसकी दवाओं में ही काम में आते हैं। ठीक है, आपकी किचन है वो दवा खाना होता है आयुर्वेद का। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों क्या है और आगे इसमें। तो इसका एक और उद्देश्य क्या है? जैविक बाजार को मजबूत करना है। भाई जब तक जैविक बाजार मजबूत नहीं होगा, वैसे तो अभी जैविक बाजार को मजबूत होने में बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि जैविक रूप से उत्पादन करके आप इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट नहीं भर सकते हो कैसे भी। ठीक है, लेकिन क्या करना है, अपन जैविक बाजार को मजबूत बना रहे हैं, जैविक बाजार बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है ये। और क्या है? जैविक उत्पादों के उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना है। हमें अल्टीमेटली कुछ भी हो, हमें एक तो पर्यटन बढ़ाना है, एक रोजगार बढ़ाना है। एक तो क्या बढ़ाना है? पर्यटन बढ़ाना है, एक क्या बढ़ाना है? रोजगार बढ़ाना है। ये दो काम तो अपन को करने ही करने हैं। कुछ भी करें अपन को ये काम करने ही है, रोजगार बढ़े कैसे भी कैसे करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अपन कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फैक्ट क्या है? ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए, पीटी के लिए और वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप रट्टा मार लेना। ठीक है, राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक गांव ददिया गांव जयपुर का। ठीक है, राजस्थान का पहला जैविक जिला डूंगरपुर। ठीक है, भारत का पहला जैविक गांव दसपारा त्रिपुरा का, और भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम। ठीक है, ये चारों फैक्ट आप याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। सिक्किम को कई बार यूपीएससी ने भी पूछ लिया है। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप में दे देंगे और चारों स्टेटमेंट को डाल देंगे, आप कोई एक गलत कर देंगे, कोई सही कर देंगे, फिर पूछ लेंगे आपसे केवल एक सही, एक और दो दोनों सही, दो और तीन तीनों सही, कोई भी सही नहीं। इस तरह की चीज़ें आपको दे देंगे तो फिर उससे क्या होगा, आप कन्फ्यूज होंगे। उससे अच्छा है कि आप रट लो, रटंती विद्या फलंती, आप रटते रहोगे तो आप पास हो जाओगे, एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है दोस्तों,
तो अगला हमारा न्यूज आर्टिकल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राज्य के मार्च माह में जो है थोक मूल्य सूचकांक है राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। थोक मूल्य सूचकांक के अंदर क्या हुई है, उसकी रीडिंग के अंदर वृद्धि हुई है। इसका क्या प्रभाव होता है वृद्धि का, मैं आपको बता देता हूँ। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है उसको भी बता देता हूँ, इसका आधार वर्ष क्या है उसको भी बता देता हूँ, और कितना रहा है उसको भी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना। तो दोस्तों राज्य का जो थोक मूल्य सूचकांक है वो मार्च महीने का रहा है 287.49। कितना रहा है, 387.49। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, जो प्राथमिक वस्तु समूह है उसका सूचकांक रहा है 417। अब आपको बताऊं प्राथमिक वस्तु समूह क्या होता है, उसको एक बार बता देता हूं मैं आपको। तो दोस्तों प्राथमिक वस्तु समूह के अंदर जो चीजें आती हैं, इसके अंदर दो तरह की चीजों को शामिल किया जाता है प्राथमिक वस्तु समूह। एक तो कृषि पशुपालन, क्या, कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अंदर पशुपालन को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अनायास ही इसके अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर और पशुपालन। ठीक है, दूसरी क्या चीज आती है, खनन। खनन का मतलब होता है कि आपने खान से जिस अवस्था में अयस्क को खोदा है उसी अवस्था में वो खान पे ही पड़ा हुआ है, केवल वो सारी वस्तुएं, यदि उनकी रिसाइकलिंग कर दी, उनकी रिफाइनिंग कर दी, तो फिर वो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद नहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक वस्तु समूह में कौन सी चीजें आती हैं, एक तो आपकी कृषि और पशुपालन, और दूसरा आता है खनन। खनन का मतलब क्या है, फिर से सुन लो, खान से सीधा तोड़ा और ट्रक में भर दिया। जो खान से डायरेक्ट निकाली हुई चीजें केवल वो, यदि वो प्लांट तक पहुंच के रिसाइकिल हो जाती हैं, रिफाइन हो जाती हैं, तो फिर वो प्राथमिक वस्तुओं के रूप में नहीं रहती हैं। ठीक है, फिर वो द्वितीयक चीज में आ जाती हैं। ओके, तो इनका सूचकांक रहा है 417.68। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उपस्नेहक, इस तरह के जो समूह है मैंने आपको बताया था कि यानी उनकी रिसाइकलिंग रिफाइनिंग हो जाती है तो वो सेकेंडरी समूह के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के समूह इनका क्या रहा है, 579। क्या रहा है वो जो थोक मूल्य सूचकांक है, 579। और विनिर्मित उत्पाद मतलब जिनको इंडस्ट्री जाने के बाद निर्माण होके आपके पास बाहर आ चुके हैं, जैसे एक पेन इंडस्ट्री के अंदर घुसा, वहां से निकल के एक पेन की फॉर्म में अब वो लिखने के लिए तैयार है, वो वाला उत्पाद उनको बोलते हैं विनिर्मित उत्पाद। उत्पाद का निर्माण हो चुका है, उसका सूचकांक रहा है 304.31। कितना रहा है, 304.31। और टोटल कितना रहा है आपका, तो टोटल जो सूचकांक आपका रहा है मेरे भाइयों बहनों, वो रहा है आपका 387.49, 387.49। ठीक है, इन सारे फैक्ट को याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अप्रैल महीने के बदल जाएंगे, मई महीने के बदल जाएंगे, इस तरह से बदलते हुए चले जाएंगे। तो सर फिर क्यों पढ़ाया हमें, क्योंकि जो अब मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं उसको आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे वो RS का हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, UPSC हो, चाहे कोई भी PCS हो, उसमें कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की कई बार संभावना इसकी लगातार बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो सूचकांक के बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक है, क्या है सूचकांक। तो राजस्थान के बारे में जान रहे हैं अपन, फिर भारत के बारे में जाने। तो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक है उसको जारी करने वाली संस्था का नाम है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। कौन सा विभाग है, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। राजस्थान के अंदर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है। ठीक है, इसको याद रखना, भारत और राजस्थान के अंदर दोनों के अलग अलग है। भारत के अंदर 2011-12 है और राजस्थान के अंदर कितना है इसका, 1999-2000। ठीक है, अभी चेंज नहीं हुआ है, 1999 से जो आधार वर्ष है वो अभी तक बना हुआ है। ठीक है, यह मुद्रास्फीति संकेतक की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब आपको पता लगा थोक मूल्य सूचकांक क्यों इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति संकेतक का मतलब है यदि थोक मूल्य सूचकांक आपका ऊपर बढ़ेगा तो इसका मतलब है महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। इस सूचकांक की वैल्यू नीचे आती जाएगी तो इसका अर्थ यह है कि मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। तो मतलब राजस्थान में भी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई मार गई, इसीलिए तो महंगाई राहत के चलाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है, किन किन वस्तुओं की रीडिंग ली जाती है इसके अंदर, तो घरेलू बाजार के अंदर, घरेलू बाजार में थोक बिक्री के लिए प्रथम बिंदु पर, मतलब कि जैसे कोई कॉपी का इंडस्ट्री है, कोई नोटबुक की इंडस्ट्री है, तो प्रथम का मतलब जैसे कि ये आपकी कारखाना है, इस कारखाने में निर्माण हो गया और निर्माण होने के बाद ये सारी चीज़ें, ये सारी कॉपी किताब यहाँ पर बनी हुई रखी हैं। ठीक है, तो पहली बार थोक में मान लो ये 1000 कॉपियाँ हैं,
थोक है ये इसका। इस 1000 कॉपियाँ बनाई हैं इस इंडस्ट्री ने, ठीक है। तो ये 1000 कॉपियों को हम पहले स्टेप पे जिस संस्था को बेचेंगे, जिसको इंस्टीट्यूशन को बेचेंगे, वो वैल्यू क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी वैल्यू? प्रथम बिंदु पर होने वाली वैल्यू। ठीक मेरे प्यारे भाइयों ने, अब आपके समझ में आ गया होगा कि घरेलू बाजार के अंदर जो वस्तुओं का निर्माण हुआ है अपनी का, और प्रथम बिंदु पर हम जिनको बेच रहे हैं, प्रथम बिंदु पर बेचने के समय पर जो मूल्य इकट्ठे किए गए, जो मूल्य उनके लिए गए, उन्हीं मूल्यों को क्या कहा जाता है? थोक मूल्य, ठीक है। उसके बाद रिटेलर्स के पास आते हैं, जैसे 100 में से पहले 1000 में से 100 करके बेचेगा, जो 100 ले जाएगा वो 10 करके बेचेगा, जो 10 ले जाएगा वो 1 करके बेचेगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं, कई स्टेप पर सारे अपने मुनाफा लेंगे, लेकिन थोक में जो आता है उसको थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर रखा जाता है। इंडस्ट्री के अंदर महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, इस चीज़ का पता थोक मूल्य सूचकांक से ही लगाया जाता है। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको राजस्थान के बारे में और थोक मूल्य सूचकांक के बारे में चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन जारी करता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। आधार वर्ष क्या है? 1999 2000। मुद्रास्फीति क्या करती है? ये मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में कार्य करता है ये सूचकांक। घरेलू बाजार के अंदर प्रथम बिंदु पर जो होने वाला लेन देन है उसको शामिल किया जाता है सूचकांक के अंदर, ठीक है। अब हम दोस्तों भारत के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, हमारे प्यारे भारत के बारे में। तो देखो मेरे दोस्तों, भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक है उसको जारी कौन करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय। कौन सा? आर्थिक सलाहकार कार्यालय। किस मंत्रालय के अधीन आता है ये? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। किसके? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ठीक है। इसका आधार वर्ष रखा है 2011-12। इससे पहले 2004-5 था, लेकिन 2017 के अंदर इसको चेंज कर दिया गया है। बाकी सारी बातें वही हैं कि मुद्रास्फीति संकेतक के रूप में कार्य करता है। घरेलू बाजार में थोक मूल्य के लिए आई हुई वस्तु प्रथम बिंदु पर होने वाले लेन देन को इसके अंदर शामिल किया जाता है। बाकी सारी बातें वही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ थोक मूल्य सूचकांक के बारे में आपके दिमाग में क्लियरिटी आई होगी। राजस्थान और भारत के लेवल पर, दोनों ही लेवल पर आप प्रश्नों को करने के सक्षम हो चुके होंगे। तो दोस्तों आप चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राजस्थान के अंदर क्या किया जा रहा है? खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? खेल सुविधाओं का विस्तार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक टॉपिक शायद अपन पीछे छोड़ गए, उसको देख लेते हैं। कौन सा टॉपिक रह गया अपना? तो अपना टॉपिक, हाँ, स्टॉक इंटरवेंशन लैब। तो दोस्तों स्टॉक इंटरवेंशन लैब क्या है, ये अपना टॉपिक रह गया, छूट गया बीच में, अपन इसको छोड़ के आगे निकल गए। तो दोस्तों स्टॉक इंटरवेंशन लैब, देखो इसकी स्थापना की जा रही है एसएमएस हॉस्पिटल। एसएमएस हॉस्पिटल, आपने सबका नाम सुन, सबने नाम सुन रखा होगा, एसएमएस। यही तो राजस्थान के अंदर चिकित्सा का क्या बोलते हैं इसको? काबा बोल सकते हो आप, काशी बोल सकते हो, ठीक है। इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी। दोस्तों अब इन इंटरवेंशन लैब को, स्टॉक इंटरवेंशन लैब है, उनकी स्थापना की जरूरत क्या आन पड़ी? देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोरोना आया, आपने सबने सुना कोविड-19 आया। इसने क्या किया? जिन जिन लोगों को हुआ है वो इसके साइड इफेक्ट से अभी तक जूझ रहे हैं। तो कई लोगों को जिनको ज़्यादा हो गया था हद तक, उनको बीच बीच में स्ट्रोक आते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ था, उनको भी आते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, जिनको कोरोना गंभीर रूप से हुआ था और वो ठीक भी हो गए, उनको स्ट्रोक आते हैं। वो स्ट्रोक में जटिलताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन जटिलताओं के समाधान के लिए, जटिलताओं का पता लगाने के लिए स्टॉक इंटरवेंशन लैब की क्या हुई है? स्थापना की गई है। तो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक इंटरवेंशन लैब की स्थापना कहाँ की गई है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये उद्देश्य जो है वो आरएस वाले भैया बहन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स में आपसे 10 शब्दों में पूछा जा सकता है, 20 शब्दों में, सॉरी, ठीक है। पोस्ट कोविड जटिलताओं का पता लगाने के लिए, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर मरीजों को समयबद्ध रूप से बेहतर इलाज प्रदान करने के लिए स्टॉक इंटरवेंशन लैब्स की क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों अब जो अपन बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान में खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर। किसको? राजस्थान के अंदर खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर। तो दोस्तों बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी कि हम राजस्थान में खेलों को, राजस्थान को क्या है, खेलों का हब बनाएंगे। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हरियाणा राज्य ने क्या किया? खेलों को, अपने युवाओं को खेलों की ओर क्या किया? आकर्षित किया। इसको करने से क्या हुआ? आप एक पूरी की पूरी एक सिस्टम समझना। इससे क्या हुआ? लड़कियों की इसमें भागीदारी बढ़ी, ठीक है। महिलाओं की इसमें क्या बढ़ी? भागीदारी महिलाओं की बढ़ी। कोई जागरूक व्यक्ति था, जो महावीर फोगट जी हैं उनके जैसा, उन्होंने अपनी बेटियों को क्या किया?
इस क्षेत्र में लेके आए। जब इस क्षेत्र में लेके आए तो क्या हुआ, उनका राष्ट्रीय स्तर पर नाम हुआ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम हुआ। नाम हुआ तो क्या हुआ, पैसा बढ़ा और इज्जत बढ़ी, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी कोई चीज़ गर्त में जाती है तो उसका कारण सीधा सीधा होता है कि उसका इकोनॉमी के अंदर कोई योगदान नहीं है। जब भी किसी चीज़ का इकोनॉमी के अंदर योगदान बढ़ता चला जाएगा, वो धीरे धीरे समाज के शीर्ष पर स्थापित होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, बेटियों को खेलों की तरफ, भाई बेटियों को सारे लोग चाहते थे कि हमारी बेटी, कोई नहीं चाहता अपने हाथ से अपनी बेटी को मारना, लेकिन यहाँ पे पहले से वो परंपराएं चली आ रही थी तो बेटियां कम थी, ठीक है। बेटियों को उतना योगदान ही नहीं था समाज के अंदर, बेटियों का तो बेटियों की आवश्यकता ही नहीं थी। बेटियों को सिर्फ रोटी कम बनाने से ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यक वो ही नहीं थी, तो बेटियों की ज़रूरत भी है इसके अलावा। तो इससे क्या हुआ, जब बेटियों को आगे बढ़ाया तो इससे लिंगानुपात में सुधार हुआ। इससे क्या हुआ, इससे सामाजिक परिदृश्य है वो उनका, उनके प्रति नज़रिया बदला। एक बच्ची जब आगे गई तो पूरा एक परिवार आगे गया। तो जब इस तरह की चीज़ें हुई तो इससे सामाजिक सुधार के साथ साथ आपके जागरूकता भी समाज के अंदर फैली। तो इसको क्या किया, राजस्थान सरकार ने अपना लिया कि अपन क्या करेंगे भाई, खेलों को बढ़ावा देंगे। इसीलिए हमने क्या किया, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, इस तरह की चीज़ों की भी शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों इन चीज़ों की शुरुआत सिर्फ बोलने से नहीं हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है। तो बजट 2023-24 के अंदर वित्तीय प्रावधान किया गया 22.68 करोड़ रुपए का, कि कुछ स्वीकृतियां दी गई उसके लिए कि ये काम किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर हालांकि एक स्टेडियम भी है, लेकिन वो बात अलग है, उसमें पानी भरा रहता है आधे टाइम पे, तो कुत्ते खेलते रहते हैं, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं ही नहीं है, ठीक है। ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, ये स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा, ऑल वेदर। अब आप बोलोगे सर स्विमिंग पूल तो ऑल वेदर ही होता है, उसमें पानी भर दो। नहीं भैया, ऑल वेदर ऐसे नहीं होता। सर्दियों में पानी भर के छोड़ दिया ना शाम को, सुबह स्विमर उसके अंदर तो जाएगा लेकिन बाहर ना आएगा, जम जाएगा वो, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऑल वेदर का मतलब होता है सर्दियों के अंदर गर्म पानी, गर्मियों के अंदर ठंडा पानी। अब आप बोलो सर बरसात के अंदर नो पानी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब, बरसात के अंदर तो ज़रूरत ही नहीं होती, ठंडा हो तो देख लो अपने हिसाब से, ठीक। स्टेडियम और खेल जो छात्रावास, ये दोनों खोले जाएंगे आपके शाहबाद 12 के अंदर, इसकी स्थापना की जाएगी। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान दिया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम शहरी ओलंपिक और ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को निखारने का भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो आपने देखा होगा भैया, राजस्थान में गर्मी आ गई तो लू चलेगी ही चलेगी, लेकिन राजस्थान में लू नहीं चल रही है इस बार। लू के स्थान पर क्या हो रहा है, चक्रवात आ रहा है भैया जी, नया चक्रवात आ रहा है। ये उम्मीद की जा रही थी कि एक सप्ताह के बाद राजस्थान में लू शायद चलने लगे, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव क्या है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। 1-1.5 सप्ताह 2 सप्ताह, लगभग 10 दिन लगा लो। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है, खुदा को जो क्या बोलते हैं वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो एक मोर्चा चक्रवात उठा है बंगाल की खाड़ी के अंदर। कौन सा मोर्चा चक्रवात, कहाँ उठा है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। देखो दोस्तों क्या होता है चक्रवात के अंदर, इसका नाम देख लो आप। इसका नाम दिया है यमन ने, एक लाल सागर में उनका पोर्ट है, पोर्ट सिटी है, उसके नाम पर मोर्चा नाम दिया है, ठीक है। आपको पता लग गया, चक्रवात का नाम मोर्चा, बंगाली खाड़ी में उठ रहा है। यमन ने क्या किया है, इसका नाम मोर्चा चक्रवात रखा है, ठीक है। देखो दोस्तों क्या होता है, ये समंदर है पूरा, ये खाली खाली देख रहे हो वाइट वाला, ये समंदर है, ये पूरा समंदर है, ठीक है। ये समंदर हो गया, यहाँ पर ये सफ़ेद सफ़ेद पानी भरा हुआ है। यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे क्या है, वायुदाब कम हो जाएगा। जब एक पॉइंट पे वायुदाब कम होगा तो हवाएं आएंगी, चारों तरफ से आएंगी, ठीक है। अब ये हवाएं आ रही हैं, आप देखना ध्यान से। जब ये हवाएं बीच में आके टकराएंगी तो ये इससे ये टकराई तो ये वाली हवा क्या है, इधर घूम गई। जब ये टकराएगी इससे तो ये वाली हवा इधर घूम जाएगी, ये इससे टकराई तो इससे और घूम जाए, अरे यार ये थोड़ी और घूम जाएगी, ये इससे टकराएगी थोड़ी और घूम जाएगी, इससे टकराएगी और घूम जाएगी, इससे टकराएगी और घूम जाएगी। अब घूमते घूमते इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। अब ये स्पीड बढ़ते बढ़ते क्या होगा, केंद्र की तरफ आने का प्रयास करेंगे। तो केंद्र की तरफ आने का प्रयास करेंगे तो चलायमान हो जाएगा चक्रवात। चलायमान होते होते क्या पहुंच जाएगा, ज़मीन पर। ज़मीन पर जाके क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी क्या है, हवाएं केंद्र में समा जाएंगी और ज़मीन पर जाके चक्रवात खत्म हो जाता है और बरसात का प्रभाव रह जाता है। यहाँ से उठने वाली जो बरसात है वो कहाँ तक पहुँच जाती है, ज़मीन तक पहुँच जाती है। ये चक्रवात का फिनोमेना होता है। सामान्य चक्रवात को अपन समझ लें तो सामान्यतः यही होता है,
बाकी शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अलग अलग तरह के चक्रवात होते हैं, वो आपको कभी ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तो जरूर समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। वो है हमारा एरिया डोमिनेंस अभियान। ठीक है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भैया बहन, छोटा एग्जाम तो कुछ नहीं होता, मैं फिर भी कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन जो वनडे एग्जाम्स होते हैं कांस्टेबल, रीट, पटवार, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एरिया डोमिनेंस अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में चलाया जा रहा है। आप बस वहीं फ्लॉप हो जाओगे इतने पे। वो कहाँ चलाया जा रहा है? बीकानेर पुलिस के द्वारा बीकानेर में चलाया जा रहा है। एरिया डोमिनेंस अभियान है, हिस्ट्री सीटर और बदमाशों की धरपकड़ के लिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, उदयपुर में भी इस तरह का, भीलवाड़ा में भी इस तरह का, कोटा में भी इस तरह का अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इन अभियानों के नाम याद रखना कि कौन सा अभियान किस जिले से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो छोटा सा न्यूज आर्टिकल है, क्योंकि इसके बारे में संपूर्ण डिस्कशन है वो हमने कल के न्यूज आर्टिकल में कर लिया था। हमने पूरा राजस्थान के अंदर कौन सी बाघ परियोजनाएं कहाँ कहाँ चलाई जा रही हैं उस सब के बारे में अपने जान लिया था। तो जिस वजह से जाना था वो वजह आज सामने आ चुकी है दोस्तों। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है? बाघिन MT4 है, उसका निधन हो चुका है। M का मतलब मुकंदरा हिल्स, T का मतलब टाइगर, 4 का मतलब चौथे नंबर की। इसका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। ये क्या चल रही थी, कई दिनों से बीमार चल रही थी, डॉक्टर इसको बार बार ट्रैंकुलाइज करके इसका इलाज भी कर रहे थे, लेकिन वो फायदा नहीं मिला और लास्ट में क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसको कहाँ से लेकर आया गया था? रणथंभौर से। हालांकि एक और बाघिन यहाँ पर लेकर आई जा चुकी है, वो भी कहाँ से लेकर आई है? वो भी रणथंभौर से ही लेकर आई जा चुकी है। ठीक है, इसे T83 का नाम, जो रणथंभौर में जब थी तो इसको T83 के नाम से जानते थे, लेकिन जब इसको मुकंदरा हिल्स के अंदर लाया गया तो इसको MT4 के नाम से जाना जाता था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब क्या हो चुका है? इसका निधन हो चुका है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है अपना यहीं पर समाप्त। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले न्यूज आर्टिकल डिस्कशन की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।